स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। अगर आप स्वीडन आने का इरादा रखते हैं या मुस्तकबिल करीब में आप स्वीडन आ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि 10 कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको जहन में रखना चाहिए। सो इफ़ यू आर कमिंग एज ए स्टूडेंट और कमिंग फॉर फैमिली रीयूनिफिकेशन or you wanted to settle in Sweden, so these are the 10 important points you must keep in mind। तो आप आने से पहले अपने आप को किस तरह से जो है वो तैयार कर सकते हैं और यहाँ जब आप आएँ तो इन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना जो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यहाँ साथ ही आप लोगों की इतला के लिए मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि मेरे इस चैनल पे वो तमाम मालूमाती वीडियोस मौजूद हैं, मसलन इमिग्रेशन, जॉब्स, स्वीडन की एवरीडे लाइफ, यहाँ के सोशल इश्यूज़ और यहाँ के जो कवानीन हैं। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी मिलती रहेंगी। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है तो वो भी आप जो प्ले लिस्ट्स हैं इनमें जाके अगर आप देख लेंगे तो आपको जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस मिल सकेंगी। तो अब हम आते हैं उन 10 पॉइंट्स या वो 10 अहम चीज़ें जो कि आपको जहन नशीन करनी चाहिए स्वीडन आते वक्त। और ख़ुसूसन जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो अभी जो सेशन शुरू होने वाला है अगस्त के आखिर में, इस वक्त वो तैयारी में होंगे आने के लिए। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि अगर आप स्वीडन आ रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे ये तैयार होके आना चाहिए कि आपने यहाँ पे अपने काम खुद करने, यानी अपने खाना खुद बनाना है, अपने कपड़े धोने, इस्त्री करने, अपने जो अपार्टमेंट है, रिहाइश है, उसकी सफाई, ये तमाम काम आपको खुद करने हैं। और ख़ुसूसन खाना पकाने के हवाले से अगर आपके पास वक्त है तो आप थोड़ी महारत जो है वो हासिल करके आएँ, क्योंकि जितना अरसा भी आप यहाँ रहेंगे आपको अपना खाना खुद पकाना है। तो ये एक बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ ज़रूरी चीज़ है जिससे आपको अपने जहन में रखना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप आएंगे तो उस वक्त तो बड़ा खुशगवार मौसम होगा। अगस्त के आखिर में, सितंबर में भी यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम होता है। ख़ुसूसन जो बड़े सगीर से लोग आ रहे हैं वहाँ पे तो खासी गर्मी होगी, लेकिन नवंबर के आगाज़ में ही यहाँ पे जो है वो बर्फ़बारी बाज़ इलाकों में शुरू हो जाती है और फिर मौसम जो है वो शदीद सर्द और मनफी दर्जा हरारत जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पे भी तैयार होके आएँ और अपनी ज़रूरी जो आपके लिए कपड़े, जूते वगैरह हैं कुछ आप वहाँ से ले आएँ, जहाँ यहाँ आते ही शायद ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। वरना यहाँ भी बहुत सी ऐसी जो शॉप्स हैं जहाँ पे आपको सस्ते दामों मिल सकते हैं। जूते और जैकेट्स शायद आपको वहाँ उतने अच्छे ना मिलें, क्योंकि वहाँ पे जहाँ जो सर्दी होती है उसके लिए वहाँ पे उतनी अच्छी जो है वो गर्म जैकेट्स या जूते नहीं मिलते, तो वो आपको यहाँ पे लेके आने चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पे आपकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो आप अपने साथ ला सकते हैं, आपके पास जो वज़न लाने का एक सहूलत मौजूद होगी, तो उतनी वो चीज़ें अपने साथ ज़रूर ले आएँ ताकि आपको आते ही उन चीज़ों के लिए ना जाना पड़े। लेकिन यहाँ पे स्वीडन से जो आपने चीज़ें ख़रीदनी हैं तो इसके लिए जो घर के लिए आपको जहाँ आप रह रहे होंगे आपको ज़ाहिर है कुछ बर्तनों की, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वो IKEA, जिसको हम IKEA कहते हैं, वहाँ से आपको मुनासिब प्राइस में मिल सकती है। इसके अलावा और भी आप देख लेंगे जहाँ आप जिस एरिया में रह रहे होंगे वहाँ पे इस किस्म के जो स्टोर्स होंगे यहाँ पे आपको मुनासिब दामों मिल सकते हैं। दूसरा, स्वीडन में सेकंड हैंड चीज़ें ख़रीदने और बेचने का जो है वो कल्चर मौजूद है। उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़र्नीचर, कुर्सी, कोई चीज़ आपको चाहिए तो आपके इलाके में वो सेकंड हैंड शॉप्स हर जगह पे होती हैं, वहाँ से आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। और अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो फिर दूसरे स्टोर्स में वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये आपके बजट पे और आपकी ज़रूरियात पे मुनहसर है कि आपको क्या चाहिए। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि जो पहला उनका सेमेस्टर है वो 30 क्रेडिट्स उनको ज़रूर पास करने। अगर वो पास नहीं करेंगे तो फिर 1 साल के बाद उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, वो यहाँ पे नहीं रह सकेंगे, अपनी स्टडी जारी नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल तैयार होकर आएँ। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आपको एक लेक्चर में इतना ज़्यादा वो पढ़ा देते हैं कि आपको घर आके खासी मेहनत करना पड़ती है। तो इसके लिए, और दूसरा इंग्लिश जो है वो ज़ाहिर आप उसमें ज़ाहिर आपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ इंग्लिश में की होगी, लेकिन फिर भी अपनी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको और अगर आप इम्प्रूव कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर, आपको आसानी होगी। और दूसरा ये है कि पहले सेमेस्टर में ज़ाहिर नया मुल्क है, नई जगह है, यूनिवर्सिटी स्टडीज़ नई है, तो आप के लिए बहुत से चैलेंजेस होंगे और उस दौरान आपके लिए फौरी तौर पे पार्ट टाइम काम करना इतना आसान नहीं होगा और ना हर जगह ऐसा मिल सकेगा। जो छोटे टाउन्स हैं जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ थोड़ा और वक्त लगेगा। तो इस लिहाज से आपको मेरे ख़्याल में एक सेमेस्टर बल्कि 8-9 माह का जो आपका बजट है, फ़ी है, बाकी चीज़ें हैं, इसका आपको बंदोबस्त करके आना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि जाते ही मैं काम भी शुरू कर लूँगा और मुझे काम भी मिल जाएगा, अगर आप लकी हों तो मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए स्टडीज़ का भी काफ़ी बर्डन होगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर रखना है और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपने 30 क्रेडिट्स पास करने। अगर वो पास कर लें तो फिर आप फ्रीज़ करवा के आप जो है वो वर्क परमिट की जानब जा सकते हैं सब। और उसके बाद ये है कि जो ही आप स्वीडन आएँ, आते ही आपने ऐसे करना है कि आपने टैक्स ऑफिस जाना है। टैक्स ऑफिस जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये लाजमी है। जिन लोगों को वीज़ा 1 साल से ज़ायद का मिला होगा उनको जो है वो यहाँ पे पर्सनल नंबर जो है वो जारी होता है। तो स्वीडन के सिस्टम में आने के लिए पर्सनल नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो साल, मंथ और डेट ऑफ बर्थ होती है, 6 डिजिट वो होती हैं और 4 डिजिट वो आपको और देंगे। तो ये 10 डिजिट का पर्सनल नंबर जो है वो स्वीडन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। तो ये आपने जो ही स्वीडन आना है उसी दिन या नेक्स्ट डे करीबी टैक्स ऑफिस में जाके आपने अपना वो है वो दर्ज करवा देना है। उसके बाद फिर आपको कुछ वक्त के बाद जो है वो घर में लेटर आ जाएगा। तो बाज़ का तो 1-2 वीक लगते हैं, लेकिन कई सूरतों में ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। तो जो ही अगर आपके पास वो आपके रजिस्ट्रेशन का लेटर आ जाएगा कि आपका ये पर्सनल नंबर है, फिर आपने दोबारा टैक्स ऑफिस जाना है और आपने अपना जो है वो आईडी कार्ड बनवाना है। तो जब आपका वो आईडी कार्ड बन जाएगा तो फिर उसके बाद और बैंक अकाउंट आपने खुलवाना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्वीडन में बैंक अकाउंट खुलवाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, काफ़ी वो सवाल जवाब करते हैं। बहुत से लोग नोर्डिया बैंक में जाते हैं या किसी और बैंक में भी जा सकते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे स्टडीज़ कर रहा हूँ, मेरा दौरानिया इतना है और मैंने ज़ाहिर पर अपने मुल्क से रकम मंगवानी है तो मुझे अकाउंट चाहिए। तो ये आपने आने के बाद फौरी तौर पे ये जो है वो काम ज़रूर करने हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे बैंक आईडी एक होती है, जो आपने यहाँ पे जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने हैं, इवन आपकी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए, बाकी जगहों के लिए, उन सब के लिए ये इस्तेमाल होती है। बहुत यूनिक है ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसे कह लें। जो ही आपने आना है तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि यहाँ पे जो सर्दियों का मौसम है वो शदीद होता है और तवील होता है। ये मतलब नवंबर से लेके तो समझे कि एंड ऑफ मार्च तक जो है वो सख्त सर्द मौसम है और अंधेरा बहुत ज़्यादा है। और अगर आप स्वीडन के शुमाल में जाएंगे तो फिर थोड़ा और ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आप जो है वो अपने आप को ज़हनी तौर पे भी तैयार रखें और फिर आप उन एक्टिविटीज़ के लिए भी अपने आप को रख सकते हैं। आप बहुत से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जिम हो सकते हैं, उसमें जिम में आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब हो सकते हैं, कल्चरल ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, आपके इलाके के लोगों की कुछ तंजीमें हो सकती हैं। थोड़ा बहुत ज़ाहिर आदमी को कभी कभार जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ चाहिए, तो इन चीज़ों को भी जो है वो आप जहन में रख सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि ज़ाहिर आपकी स्टडीज़ अगरचे इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पे जो ज़ाहिर स्वीडिश लैंग्वेज है और स्वीडिश लैंग्वेज में महारत आप साथ शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम भी काम करना चाहते हैं, तो जितनी आप स्वीडिश बोल लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उसके लिए यहाँ पे जो स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स SFI उसके जो कोर्सेज़ मौजूद होते हैं वो शाम को भी मिल सकते हैं। जब आपकी स्टडीज़ में टाइम हो तो आप कोशिश करें उसको पढ़ना शुरू करें। कुछ वीडियोस वो मैंने भी अपने इस चैनल पे बनाई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और चंद एक स्वीडिश वर्ड जो है वो आप याद कर लें, अच्छा होता है। जैसे हाय है तो स्वीडिश में है ही कहेंगे, अगर आपने किसी को खुदा हाफिज़ कहना है तो है दो कह दें। और यहाँ पे शुक्रिया अदा करने का बहुत ज़्यादा, छोटा सा भी कोई काम करे तो लोग शुक्रिया करते तो थक
جو ہے وہ آپ سیکھ لیں. تھک آپ نے ہر بندے کو کہنا ہے. تو یہ اس طرح کی جو یہ بنیادی الفاظ ہیں یہ آپ کچھ سیکھ لیں اور ساتھ آپ سویڈش میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے کیریئر کے لیے فیوچر کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے 1 سال کے لیے آپ کا ویلڈ ہے. اگر آپ کے پاس جو اپڈیٹڈ ڈرائیونگ لائسنس آپ کے ملک کا تو 1 سال آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. تو اس دوران اگر آپ کو موقع ملے تو آپ گاڑی چلا کے آپ یہاں کی ٹریفک میں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں گے, آپ چلا سکتے ہیں. یہاں بہت آسان ہے, لیکن ایک فرق ہے کہ انڈیا پاکستان میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے جیسے برطانیہ میں ہے, لیکن یہاں سویڈن میں دنیا کے اکثر ممالک کی طرح جو ہے یہاں بھی رائٹ ہینڈ ہے. تو یہ فرق ہوگا. جو لوگ وہاں پہ ڈرائیو کرتے ہیں ان کو راؤنڈ اباؤٹس وغیرہ پہ تھوڑی سی دقت ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ ظاہر جب چلائیں گے تو آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو اس دوران آپ یہاں کی ڈرائیونگ میں تھوڑی آپ مہارت حاصل کر لیں, ساتھ آپ تھیوری لے لیں. انگلش میں بھی تھیوری بک مل جاتی ہے, ایپس وغیرہ بھی ہیں تاکہ ان چیزوں کو پڑھ لیں. جو ہی آپ کا 1 سال ختم ہو اس کے بعد آپ ٹیسٹ دے کے سویڈش ڈرائیونگ لائسنس لے لیں. سویڈش ڈرائیونگ لائسنس آپ کے لیے کامیابیوں کے لیے جابز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. جو لوگ پی ایچ ڈی کے لیے آ رہے ہیں وہ 4 سال تک یا جتنا عرصہ ان کا ہو اس میں وہ گاڑی چلا سکتے ہیں, لیکن ماسٹرز پروگرام کو 1 سال کے بعد آپ کو اپنے لائسنس پہ گاڑی نہیں چلا سکیں گے. تو یہ بھی ایک اچھا ہوگا کہ آپ پہلے سے پریپیئر ہو کہ ہم جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس لے لیں, اور آپ یقین کریں کہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ پابندی وقت جو ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہاں پہ کی جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے, اسٹڈیز کی ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کسی دوست کو ملنا ہے, ایون آپ نے ویسے کسی کے ساتھ بھی ملاقات ہے, تو یہاں پہ پابندی وقت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اگر آپ لیٹ ہو رہے ہیں کسی وجہ سے تو ویل ان ٹائم اگلے آدمی کو فون کر دیں کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں یا میں نہیں آ سکتا. لیکن اگر آپ کسی کے پاس دیر سے جائیں گے یا اس کو نہیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ آدمی جو ہے وہ آپ کو ملنے کا وقت نہ دے. تو یہ, اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو مان جائیں. اور جو لوگ لیبز وغیرہ میں کام کریں گے ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ لیب کا یہاں پہ اصول ہے کہ جس طرح سے لیب ہے آپ نے جتنا کام کرنا ہے اس کے بعد لیب کو اسی حالت میں چھوڑیں, حتیٰ کہ کرسی بھی جہاں پڑی ہو اس کو وہاں پہ رکھیں. اسی طرح یہاں پہ جاب پہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں لنچ روم یا چائے کافی پینے کے لیے, تو وہاں بھی آپ جائیں اسے استعمال کریں, لیکن اس استعمال کے بعد اپنا جو چیزیں ہیں ان کو مناسب رکھیں. کپ جو ہے اس کو ڈش واشر میں رکھ دیں تاکہ کسی یہاں پہ پی این یا دوسرے لوگ نہیں ہیں جو آپ کا کام کریں گے, آپ کا کام آپ نے خود کرنا ہے. تو یہ ایون جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں جس علاقے میں, وہاں پہ اگر لانڈری میں کپڑے بھی دھونے جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے آنے کے بعد جو بندہ آ رہا ہے اس کو کسی قسم کی دقت نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ان کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو آپ آگے جا سکتے ہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کانٹیکٹس بڑھائیں اپنے رابطہ, ریفرنسز, کیونکہ جب بھی فیوچر میں آپ نے کوئی جاب لینا ہے یا اگر آپ نے کچھ ایون پی ایچ ڈی کا آپ کا ارادہ ہے یا کچھ اور بھی, تو ریفرنس یہاں پہ ضرور کام آتے ہیں. وہ سی وی میں بھی لوگ لکھتے ہیں. تو ریفرنس آپ کے سینئر اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, ریفرنس آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, ریفرنس آپ کے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ ہو سکتے ہیں, یا بعض اوقات سوشل سرکل میں بھی جو لوگ اچھی پوزیشن پہ ہوں ان کو بھی ایز اے ریفرنس لیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دقت نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے آنا ہے وہاں, ظاہر آپ اپنا سامان وغیرہ پیک کر رہے ہوں گے, کچھ چیزیں ساتھ لے کے آ رہے ہوں گے, لیکن یہ سرٹن رولز ہیں یورپین یونین کے اور سویڈن کے کہ کچھ چیزیں آپ ساتھ لا سکتے ہیں, کچھ نہیں لا سکتے. تو اس لیے آپ اگر آپ اس ویڈیو کو میری کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اور آسانی ہوگی. اور جیسا میں نے آغاز میں بتایا کہ سویڈن کی ایوری ڈے لائف, امیگریشن, جاب, ایجوکیشن اور بہت سے حوالوں سے انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ اس چینل پہ موجود ہیں. اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے اور کسی چیز کی آپ کو تلاش ہوگی تو پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیں تو آپ کو بہت کامیابی ہوگی. تو آنے والے تمام سٹوڈنٹس کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو سویڈن میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور دعا ہے کہ وہ اپنے جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوں, اپنے گھر والوں کے لیے, ملک و قوم کے لیے جو ہے وہ فخر کا باعث ہوں. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.